आर के आई टी आई यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सेमेस्टर 2 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आई टी आई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, उनका जो नियमित क्वेश्चन बैंक दिया गया है, उसमें जो भी नियमित असाइनमेंट का क्वेश्चन है वह सेमेस्टर वाइड है। सेमेस्टर 1 में दिया है कुछ लेसन, सेमेस्टर 2 में दिया है। तो सेमेस्टर 1 और 2 मिला के 1 ईयर का एग्ज़ाम जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट हैं वह देंगे। तो 2024 के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कई सारे चैप्टर मिला के हम एक मैराथन क्लास लगा रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यह मैराथन 3 क्लास है। इससे पहले मैराथन 1 और मैराथन 2 हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं वीडियो। तो यानी कि मैराथन 1 में, 2 में और 3 मैराथन मिला के आपका 1 साल का सभी प्रश्न कवर अप हो गया है। तो आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ये सब वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं और हमें आशा नहीं पूर्णतः विश्वास है कि 2024 में ये सभी वीडियो देखने के बाद आपका थ्योरी में, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में अच्छा मार्क्स देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये दोस्तों, सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वह यंत्र जो किसी राशि को मापने का कार्य करता है, मापक यंत्र कहलाता है। कोई भी राशि है उसको मापने का कार्य करता है, मापन यंत्र कहलाता है। ठीक है, तो यह 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है और एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर आता है और जो सेकेंडरी होता है वोल्ट मीटर, अमीटर, ओमीटर, ये सब आता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो बात करें जो क्वेश्चन 162 नंबर का बोल रहा है, विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजीशन इन ए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन पहला दिया है कंट्रोलिंग फोर्स, दूसरा है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, तीसरा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, चौथा ईडी करंट डैम्पिंग। तो दोस्तों, जो पॉइंटर होता है जीरो से शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए जो होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं। तो बात करें, ये जो होता है डिफ्लेक्टिंग जो फोर्स होता है, यह होता क्या है, तो शून्य स्थिति में मान लीजिए आपका पॉइंटर शून्य की स्थिति में है, तो शून्य की स्थिति से कुछ आगे बढ़ाना, यह डिफ्लेक्टिंग का कार्य होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क होता है और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क होता है। ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क होता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आप देख लिए, शून्य स्थिति से कुछ आगे, मतलब जो फास्फर ब्रांच की जो बनी होती है वह उसको आगे बढ़ाता है, पॉइंटर जो होता है वह आगे बढ़ाता है, शून्य से आगे बढ़ाता है पॉइंटर। ठीक है, और वहीं बात करें डैम्पिंग का, जो डैम्पिंग दिया है, तो डैम्पिंग जो होता है दोस्तों, यह मेनली जो शून्य से जब आगे स्थानांतरित होता है तो उसको जो वाइब्रेट होता है उसको सीमित बनाता है, यानी वाइब्रेट नहीं होने देता है। ठीक है, वहीं तीसरा बात करें जो कंट्रोलिंग है, तो कंट्रोलिंग क्या है, तो कंट्रोलिंग में दोस्तों होता है कि जैसे शून्य से आगे जितना चल रहा है तो उसको कंट्रोल करके रखना। ठीक है, नहीं तो
पॉइंटर क्या होगा, शून्य से यहाँ पे जैसे स्केल 0 से 20 है तो स्केल 0 से उठेगा और 20 पे चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, कंट्रोलिंग फोर्स होता है जो उसको, जो पॉइंटर होता है उसको एक समान बना के रखता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के सब होते हैं और जो डैम्पिंग टार्क होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका एडी करंट डैम्पिंग, दूसरा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और तीसरा जो होता है फ्लूइड डैम्पिंग, है ना। तो इस पे आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, 0 स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स यानी विचलन बल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है 163 का, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है, यानी विच इज द पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडिंग विथ ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, तो एनी पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, इंक्लाइंड पोजीशन, हॉरिजेंटल पोजीशन। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जो उसके साथ उपकरण प्रयोग करने की जो स्थिति होती है वह वर्टिकली पोजीशन होती है। जो ग्रेविटी कंट्रोल का होता है वह वर्टिकली पोजीशन होती है। बात करें दोस्तों जो ग्रेविटी कंट्रोल होता है, तो ग्रेविटी कंट्रोल का जो स्केल होता है वह नॉन लीनियर होता है। ठीक है, नॉन लीनियर होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटी कंट्रोल लीनियर होता है या नॉन लीनियर होता है। तो यह ग्रेविटी कंट्रोल जो होता है नॉन लीनियर होता है ना। तो याद रखेंगे इसका जो स्केल होता है नॉन लीनियर होता है और यह उपकरण स्थिति कौन सी में होती है, वर्टिकली होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पैमाने का नाम क्या है। यह पैमाना दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। तो क्या है, रेखी पैमाना है, कोर्स स्केल है, एक्सटेंडेड स्केल है और नॉन लीनियर स्केल है। तो दोस्तों ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो स्केल दिखाया गया है यह नॉन लीनियर दिखाया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है, यानी विच एरर इज कॉज्ड बाय द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। तो इनकरेक्ट पोजीशन है तो क्या होगा, डिवाइस एरर, ह्यूमन एरर, इन्फ्लुएंस एरर या स्विचिंग एरर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो इंस्ट्रूमेंट पोजीशन इंस्ट्रूमेंट का है तो वह डिवाइस एरर हो जाएगा। ठीक है, एरर डिवाइस एरर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों जो मानव से होता है वह ह्यूमन एरर कहलाता है। ठीक है, और प्रभाव त्रुटि मैग्नेटिक जो इससे एरर होता है वह इन्फ्लुएंस एरर में आता है, प्रभाव त्रुटि में आता है। तो यहाँ पूछा है इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण, तो डिवाइस एरर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, 1 ओम और 1 मेगा ओम से नीचे प्रतिरोध मापन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी 1 ओम से 1 मेगा ओम के नीचे प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, पहला मेगा ओम, दूसरा मल्टीमीटर एनालॉग, तीसरा सन टाइप ओम मीटर, चौथा सीरीज टाइप ओम मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सन टाइप ओम मीटर। जो दोस्तों 1 ओम से 1 मेगा ओम के नीचे प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आपका हो जाएगा सन टाइप ओम मीटर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें रेजिस्टेंस की मेजरिंग के बारे में। तो दोस्तों रेजिस्टेंस का जो मेजर होता है
एक एक ओम से जो नीचे होता है, 1 ओम से नीचे के लिए मेजर करते हैं हम। 1 ओम से जो नीचे का जो मेजर होता है उसको हम केल्विन ब्रिज मेथड के द्वारा करते हैं। ठीक है, केल्विन ब्रिज मेथड के द्वारा करते हैं। वही बात करें जो 1 ओम और 100 मेगा ओम के बीच में, तो व्हीटस्टोन ब्रिज यानी मीडियम भी बोल सकते हैं, मध्य रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सन टाइप ओम मीटर। प्रश्न अगला है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ थर्ड टर्मिनल प्रोवाइडिंग इन एडवांस मेगा ओम मीटर, यानी उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है? क्या है? पहला, उच्च ओमिक मान प्राप्त करना। दूसरा है अतिरिक्त वोल्टेज जमीन पर पास करें। तीसरा, अतिरिक्त धारा जमीन में डालने हेतु। चौथा है दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गेट एक्यूरेट रीडिंग विदाउट ऑसिलेशन, यानी दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करना होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? यह सामग्री दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो नाम होता है मैग्नीन होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका जो नाम है वह मैग्नीन है। क्वेश्चन अगला है, एक कुंडली मीटर के एक समान पैमाने होने पर क्या कारण है? यानी व्हाट इज द रीजन ऑफ द मूविंग कॉइल मीटर हैविंग यूनिफॉर्म स्केल। तो यूनिफॉर्म स्केल होने का क्या कारण है? तो मेनली दोस्तों जो यूनिफॉर्म स्केल होता है उसका जो कारण होता है Q समानुपाती I होता है। ठीक है, Q समानुपाती I होता है, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वह फाई या I के समानुपाती होता है। ठीक है, वही जो नॉन लीनियर रहता है तो TD I स्क्वायर के होता है समानुपाती। ठीक है, तो दोनों को याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो मूविंग कॉइल होता है इसे हम PMMC मीटर भी कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर भी कहते हैं। ठीक है, और PMMC की जो होता है वह लीनियर होता है, TD समानुपाती I होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों जो PMMC मीटर होता है, PMMC यह DC पे वर्क करता है। ठीक है, DC पे वर्क करता है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमता है तो कौन सी त्रुटि होती है? ये बहुत ही VVI है, इसे आप जरूर याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। यह जो त्रुटि होती है क्रिम्पिंग एरर होता है। ठीक है, रेंगन की त्रुटि जो होती है वह एरर होता है जो ऊर्जा मीटर की डिस्क बिना लोड के ही घूमने लगती है, तो इसे हम क्रिम्पिंग एरर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों इसको हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, उसको अपोजिट साइड में 180 डिग्री पे 2 होल कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो बिना लोड का जब डिस्क चलने लगता है उसे क्रिम्पिंग एरर बोलते हैं। प्रश्न अगला है, यदि CT का द्वितीयक खुला रह जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जो CT होता है, CT का मतलब करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक बाइंडिंग हमेशा शॉर्ट होती है। अगर बाइंडिंग खुल जाएगी तो क्या हो गया? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो CT सेकेंडरी वाइंडिंग बर्नआउट। अगर CT की सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी तो क्या हो जाएगी? CT की सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी। CT की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वह 0 से 5 एम्पियर तक हमेशा उसमें करंट होता है। ठीक है, तो मेनली यह जो होता है CT स्टेप अप
ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ना। तो ये सब बात याद रखेंगे। और इसका जो प्रभाव होता है, क्या प्रभाव पड़ेगा अगर सेकेंडरी को खोल देते हैं वाइंडिंग को, तो सीटी सेकेंडरी वाइंडिंग बर्न आउट, जल जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। तो शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। पहला, बैटरी का निरावेशन से। दूसरा है बच्चे, पाठ्यांक में त्रुटि को कम करें। तीसरा, धारा को सुरक्षित मान पर समायोजित करें। चौथा है, पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करें। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एडजस्ट द पॉइंटर टू जीरो एडजस्टमेंट, यानी पॉइंटर को शून्य समायोजित में करें। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, मापने वाले उपकरण में नियंत्रण स्प्रिंग यानी कंट्रोलिंग स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये भी बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, तो किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। स्टील का, सिल्वर का, टिन्ड कॉपर का, फास्फर ब्रांज का। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो फास्फर ब्रांज होता है उसको कंट्रोलिंग स्प्रिंग बनाने के लिए सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। दोस्तों, जो सिंगल फेज होता है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर का बात कर रहा है, किस प्रभाव पर वर्क करता है। तो किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट पे, इंडक्शन इफेक्ट पे, केमिकल पे या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी बहुत ही वीवीआई है। इंडक्शन इफेक्ट पे वर्क करता है, यानी प्रेरण प्रभाव पे वर्क करता है सिंगल फेज एनर्जी मीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, जो स्प्रिंग नियंत्रण होता है, ये इसका जो प्रदान करने की स्थिति है एनी पोजीशन, एनी पोजीशन में कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। वहीं ग्रेविटी जो कंट्रोल था, ग्रेविटी कंट्रोल का वर्टिकल पोजीशन में ओनली कर रहे थे। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग कंट्रोल है तो इसको एनी पोजीशन में हम प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, मीटर का नाम क्या है। यह मीटर दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। इसका नाम क्या है। एसी मल्टीमीटर एमीटर, डीसी मल्टीमीटर वोल्टमीटर, एसी और डीसी मल्टीमीटर मल्टी रेंज एमीटर, या चौथा है एसी और डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह जो फिगर दिखाया गया है, ठीक है, यह डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है, यानी विच इंस्ट्रूमेंट इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों, यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यह प्रश्न छप सकता है ना। तो इसका इंटीग्रेटिंग जो होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एनर्जी मीटर जो होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, है ना। जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वह एनर्जी मीटर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो अभी बात किए हैं, जो रेंगने की जो त्रुटि होती है इसको क्या करते हैं, यानी अपोजिट साइड में 180 डिग्री में अपोजिट साइड में हम दो छेद कर देते हैं, होल कर देते हैं, है ना। तो देख लेते हैं, पहला है रेटेड वोल्टेज को कम करके, दूसरा प्रेरण भार को कम बढ़ाकर, तीसरा ब्रेक चुंबकीय की स्थिति को समायोजित करके, नहीं, चौथा है डिस्क पर दो छेद ड्रिल व्यास के विपरीत, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाय ड्रिलिंग टू होल्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन डिस्क। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो रेंगने की त्रुटि होती है, क्रिम्पिंग इफेक्ट होता है, इसको दूर करने के लिए हम दोनों साइड में विपरीत साइड में दो होल कर देते हैं डिस्क के। क्वेश्चन अगला है, चल और प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है। तो दोस्तों, मूविंग आयरन होता है, उसका जो पैमाना होता है, क्यों
असमान होता है, यानी नॉन लीनियर क्यों होता है? तो क्योंकि जो टीडी होता है, कंट्रोलिंग टार्क जो होता है, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो होता है टीडी समानुपाती आई स्क्वायर के होता है ना, मूविंग आयरन में। तो इसलिए इसका असमान होता है। देख लेते हैं। पहला, विचलन बल धारा के समानुपाती होता है, नहीं। दूसरा, विचलन बल यानी डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, नहीं। तीसरा, डिफ्लेक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो विचलन फोर्स है वह धारा के स्क्वायर के समानुपाती होता है, ठीक है। जो टीडी होता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है, वह आई स्क्वायर के समानुपाती होता है। यही कारण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मूविंग आयरन जो होता है एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है, इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न अगला है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है? तो चुंबकीय प्रभाव में कौन सी त्रुटि होती है? बताए थे, इन्फ्लुएंस एरर यानी प्रभाव त्रुटि होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो त्रुटि होती है वह इन्फ्लुएंस एरर होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, किस प्रकार का वाटमीटर है? यह फिगर में किस प्रकार का वाटमीटर दिखाया गया है? 3 अवयव 4 तार वाटमीटर दिखाया गया है, या 2 अवयव 3 कला वाटमीटर दिखाया गया है, या 3 अवयव 3 चरण वाटमीटर दिखाया गया है, या 3 चरणों 2 अवयव सीटी एंड पीटी के साथ दिखाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 एलिमेंट 3 फेज वाटमीटर यानी 2 अवयव 3 कला वाटमीटर यह दिखाया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? पहला, मूविंग कॉयल। दूसरा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तीसरा है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। चौथा है डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है वह मूविंग आयरन में प्रयोग किया जाता है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों जो मूविंग कॉइल होता है उसमें हम ईडी करंट डैम्पिंग प्रयोग करते हैं, ठीक है। मूविंग कॉइल जो होता है इसका जो पैमाना होता है लीनियर होता है। वहीं बात करें मूविंग आयरन जो होता है इसका पैमाना नॉन लीनियर होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। मूविंग कॉइल डीसी पे वर्क करता है, मूविंग आयरन एसी डीसी दोनों पे कार्य करता है। वहीं इंडक्शन टाइप जो होता है वह एसी पे वर्क करता है, ठीक है। और डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट एसी डीसी दोनों पे वर्क करता है। ये सब बात भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पूछा था कि किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करते हैं? उदासीन संयोजन मतलब न्यूट्रल कनेक्शन। तो विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क्स विथ न्यूट्रल कनेक्शन? तो वह मतलब कौन सा मीटर है जो न्यूट्रल तार भी उसमें ऐड होता है? पहला है 3 फेज 2 एलिमेंट। दूसरा 3 फेज 3 एलिमेंट। तीसरा सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट। चौथा है 3 फेज 2 एलिमेंट विथ सीटी एंड पीटी। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट होता है उसमें न्यूट्रल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों न्यूट्रल का जो रंग होता है यह भी आपसे पूछा जाता है। तो न्यूट्रल का जो रंग होता है वह काला होता है ना। न्यूट्रल का जो रंग होता है वह काला होता है BIS के अनुसार। वहीं बात करें एक अर्थ होता है, तो अर्थ का जो वायर होता है उसका कलर ग्रीन होता है। ग्रीन मीन्स हरा रंग होता है। वही बात करें RYB, तो RYB जो है ये फेज में आता है। तो R का होता है रेड, Y का होता है येलो, B का होता है ब्लू। तो ये सब फेज वायर होते हैं, ठीक है। ये फेज होते हैं और न्यूट्रल हमारा काला होता है और अर्थ ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये सब बात याद रखिएगा, इससे आपके एग्जाम में पूछता रहता है। प्रश्न इसमें 184 है। आवृत्ति मीटर का प्रकार है। दोस्तों यह
जो फिगर दिखाया है यह आवृत्ति मीटर है। तो आवृत्ति मीटर का प्रकार पूछा है। पहला वेस्टर्न टाइप, दूसरा रेशियो मीटर टाइप, तीसरा इलेक्ट्रो डायनेमिक टाइप, चौथा मैकेनिकल रिजोनेंस टाइप यानी आंतरिक अनुनाद प्रकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो यह दिखाया गया है आपका आवृत्ति मीटर, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यांत्रिक अनुनाद प्रकार का दिखाया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 185 व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इन इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट में सेंसिटिविटी होता है, मेजर करने की जो सेंस होती है, वह इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, यंत्र में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है। पहला दिया है वोल्ट पर ओम, दूसरा ओम पर वोल्ट, तीसरा ओम मीटर, चौथा ओम पर मीटर। दोस्तों ओम मीटर जो होता है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ संवेदनशीलता की जो यूनिट होती है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ओम पर वोल्ट होती है। ठीक है, ओम पर वोल्ट होती है यानी R/V होती है। ठीक है, इसका जो होता है सेंसिटिविटी बराबर R/V होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम की डिस्क में अपोजिट साइड में 2 छिद्र प्रदान किए जाते हैं। तो पार्ट 1 में डिस्कशन करा दिए हैं क्यों किए जाते हैं। दोस्तों रेंगन की त्रुटि को रोकने के लिए। ठीक है, जो उसमें क्रिम्पिंग दोष होता है उसको रोकने के लिए यह प्रक्रिया अपनाते हैं, टू अरेस्ट द क्रिम्पिंग एरर। तो बात करें क्रिम्पिंग एरर क्या होता है, तो दोस्तों जब लोड नहीं रहता है मीटर पे तो भी डिस्क घूमती रहती है ना, तो उसी को हम बोलते हैं क्रिम्पिंग दोष। तो उसको दूर करने के लिए जो एल्युमिनियम की डिस्क होती है उसके अपोजिट साइड यानी 180 डिग्री पे अपोजिट साइड में क्या करते हैं, 2 होल कर देते हैं। ठीक है, 2 छिद्र कर देते हैं। तो रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए छिद्र करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, यंत्र का नाम क्या है। यह यंत्र दिखाया गया है, इसका नाम क्या है। ठीक है, पहला दिया एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा इंडिकेटिंग, तीसरा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, चौथा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है यह एनर्जी मीटर होता है। ठीक है, ऊर्जा मीटर होता है। ठीक, रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड करता है, जो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इंडिकेटिंग जो संकेतक देता है, और ये जो है एब्सोल्यूट जो है एब्सोल्यूट प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में आता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह जो दिखाया गया है फिगर, यंत्र जो दिखाया गया है यह एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एब्सोल्यूट यह इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक होता है। दोस्तों वाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग क्यों आवश्यक है। तो पार्ट 1 में हम बात किए हैं इंडिकेटिंग के बारे में और कंट्रोलिंग के बारे में और डैम्पिंग के बारे में। ठीक है, इंडिकेटिंग यानी यह क्या करता है, डिफ्लेक्टिंग होता है ना, सॉरी डिफ्लेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, डैम्पिंग होता है। तो डिफ्लेक्टिंग मतलब जो सुई होती है उसे डिफ्लेक्ट करता है, और कंट्रोलिंग मतलब जब सुई डिफ्लेक्ट होती है तो ज़्यादा आगे न बढ़ जाए, उसको कंट्रोल के लिए कंट्रोलिंग हम टार्क को लगाते हैं। एक होता है डैम्पिंग टार्क। तो डैम्पिंग टार्क क्या होता है, जो 0 से आगे जब बढ़ता है तो सुई वाइब्रेट न करे, तो उसको क्या करता है, वाइब्रेट न करे, उसको एक जगह अस्थाई बनाए रखता है, यही डैम्पिंग का वर्क होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है सुई की गति को तेज करना, बिल्कुल नहीं। दूसरा है विचलन बल को तेजी से कार्य करने में मदद करना, नहीं। तीसरा सुई को उसकी शून्य स्थिति में लाना, ठीक है, ये भी नहीं होगा। चौथा है दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरेस्ट द नीडल विदाउट ओसिलेशन। बिना डोलन के, ओसिलेशन के
सुई को नियंत्रित करना, यह होता है डैम्पिंग का वर्क होता है। ठीक है, एक्चुअल डैम्पिंग का वर्क होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का कार्य क्या है? दोस्तों, जो मूविंग कॉइल होता है उसमें नरम जो लोहे के कोर होते हैं, उसका वर्क क्या होता है? पहला दिया है विक्षेपण बल को मजबूत करना, दूसरा सुई की गति को नियंत्रित करना, तीसरा है मोटर को अधिकतम संवेदनशील प्रदान करना, चौथा एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर गैप। नहीं, ठीक है, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना होता है, जो नरम लोह का कोर होता है उसका वर्क होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? तो लोडिंग प्रभाव का कौन सा पैरामीटर प्रभाव है? लो एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी, लो सेंसिटिविटी और लो इन्फ्लुएंस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कम संवेदनशीलता जो होती है लोडिंग प्रभाव का कारण होती है मापक यंत्र में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह फिगर दिखाया गया है, कौन सा फिगर यंत्र का नाम बताना है। तो यह यंत्र जो होता है यह आर्टेक्सन प्रकार चल लौ होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आर्टेक्सन जो होता है आर्टेक्सन टाइप मूविंग आयरन होता है। जो मूविंग आयरन होता है दो प्रकार का होता है, एक आर्टेक्सन टाइप होता है, एक रिपल्सन टाइप होता है। ठीक है, आर्टेक्सन टाइप दूसरा रिपल्सन टाइप। तो ये जो फिगर दिखाया गया है यह आर्टेक्सन प्रकार का चल्लव है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, मोटर के घूर्ण प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, यानी घूर्ण पर मीटर यानी आरपीएम। आरपीएम होता है ना, मोटर का आरपीएम मेजर करने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है, मापक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मेनली जो आरपीएम को नापने के लिए हम टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। टेकोमीटर क्या होता है, जैसे मोटर का जो सॉफ्ट होता है उसमें हम टेकोमीटर को अगर लगा देते हैं तो उसका स्पीड हमें आरपीएम में मेजर करके दे देता है। कौन? टेकोमीटर। ठीक है, ऊर्जा मीटर हम जानते हैं हमारे घर में लगा होता है, एनर्जी को यह मेजर करता है। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। टेकोमीटर हो जाएगा आपका मोटर के घूर्ण प्रति मिनट को मापने के लिए। प्रश्न अगला है, चल लौ प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करेंगे, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को कैसे हम पहचानेंगे? नो टर्मिनल मार्किंग से, टर्मिनल मार्क प्लस पॉजिटिव से, नो वन टर्मिनल कलर प्लस से, या टर्मिनल मार्क प्लस एंड निगेटिव से। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो आइडेंटिफाई करेंगे चल लौ प्रकार के उपकरण का वह कोई सिरा अंकन नहीं होगा, उससे हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, विच इज ए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट मतलब इसमें प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कौन है? ठीक है, तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में आपका एमीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर ये सब आ जाते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ये जो होता है वह प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का भाग है। इसे हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है, यानी बीच फोर्स प्रोड्यूस मोमेंट ऑफ पॉइंटर इन ए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सा बल है जो संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो डिफ्लेक्टिंग होता है, विचलन बल होता है, यह जो है मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में मूवमेंट दिखाता है कौन? डिफ्लेक्टिंग। और इसे कौन रोकता है? तो यह कंट्रोलिंग फोर्स रोकता है। ठीक है, और इस स्थिति में जब सुई हमारी वाइब्रेट करती है, दोलन करती है, तो उसको कौन रोकता है? तो डैम्पिंग फोर्स रोकता है। ठीक है, इन तीनों के बारे में याद रख लेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट दोस्तों एनर्जी मीटर होता है, ठीक है, ऊर्जा मीटर। तो इसका मेनली वर्क क्या होता है, डिस्प्ले द क्वांटिटी, इंडिकेटिंग द क्वांटिटी, रजिस्टर द क्वांटिटी या मेजर द क्वांटिटी। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मात्रा को दर्ज करता है, ठीक है। आप देखते होंगे मात्रा जो होता है उसे फील्ड करके दर्ज करता है। तो जो आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका वर्क होता है रजिस्टर द क्वांटिटी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पढ़ लेता है। तो ग्रेविटी कंट्रोल है, ग्रेविटी कंट्रोल है दोस्तों। तो ग्रेविटी कंट्रोल हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। यह इसमें होता है, किस स्थिति में होता है, तो वर्टिकल पोजीशन में अच्छे से सटीक रूप से पढ़ता है। कौन, ग्रेविटी कंट्रोल, ठीक है। वही बात करें, जो एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल। तो स्प्रिंग कंट्रोल का जो होता है एनी पोजीशन में होता है, लेकिन जो ग्रेविटी कंट्रोल होता है वह वर्टिकली पोजीशन में अच्छा सटीक रूप से पढ़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एक इलेक्ट्रोडायनोमीटर प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बेसिकली पावर रीड करते हैं, ठीक है, पावर को रीड करते हैं। ये आप याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट पावर को रीड करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 199 है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके मापक में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त होती है, यानी हाउ द अचीव मैक्सिमम एक्यूरेसी इन मेजरमेंट यूजिंग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। तो क्या होता है, कीप लो इनपुट इम्पीडेंस, कम इनपुट प्रतिबाधा रखते हैं। दूसरा है कीप हाई इनपुट इंस्ट्रूमेंट इम्पीडेंस। तीसरा यूज शॉर्ट कनेक्शन लोड। चौथा प्रोवाइड कनेक्ट डैम्पिंग सिस्टम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्च आगत प्रतिरोध, यानी कीप हाई इनपुट इम्पीडेंस रखते हैं। जो आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो उपयोग होता है अधिकतम सटीकता के लिए वह कीप हाई इनपुट इम्पीडेंस रखते हैं, ठीक है, उच्च आगत प्रतिबाधा रखते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, एक मिली एम्पियर मीटर के साथ 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध के मान की गणना करिए। दोस्तों इस प्रश्न में एक मिस्टेक कर दिया है, आर एम का मान नहीं दिया है, ठीक है, आर एम का मान नहीं दिया है, तो यह मिस्टेक है। तो आर एम का मान हम अगर 9 मान लेते हैं तो उससे देख लेते हैं क्या होगा। देखिए फार्मूला होता है आर एस एच बराबर जो शंट प्रतिरोध बराबर आर एम बटा एम माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ एम बराबर आई बटे आई एम होता है। तो आई क्या होता है 10 मीटर, यहाँ पे आई 10 मीटर दे दिया है और आई एम दिया है 1 मिलीमीटर, 1 दे दिया है। तो यहाँ से m बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस फार्मूले में मान रख देंगे, तो आर एस एच बराबर आर एम का मान इसमें दिया नहीं है, 9 हम मान लेते हैं, ठीक है, 9 मान लेते हैं या कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए 9 हो गया, 9 हो गया और यम क्या है 10 है माइनस 1, यानी 9 बटे 9 हो गया। तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आर एम का मान दिया ही नहीं है तो ये तो आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे निम्न असाइनमेंट में जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वह 3 ओम दिया है, यानी कि हमें जो है आर एम का मान कितना मानना होगा, 27 मानना होगा, ठीक है। 20 जब 7 मानेंगे तो आर एस एच बराबर आर एम बटा एम माइनस
1, तो m-1 का मान 9 आ गया है हमारा, है ना। तो 27 ऊपर हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा, कटेगा 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, ए आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आर का मान 27 मान लेंगे तो, है ना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। दोस्तों इसमें मिसिंग है, आर एम का मान दिया नहीं है। ठीक है, तो 27 मान लेंगे तो आपका आंसर ए आ जाएगा, जो निम्न असाइनमेंट में आंसर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक हीटिंग एलिमेंट? पहला सिल्वर, दूसरा कॉपर, तीसरा नाइक्रोम, चौथा एल्युमिनियम। तो दोस्तों जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जहाँ भी आपको हीटिंग एलिमेंट देखा तो वहाँ आप समझ जाइए कि उसमें हीटर के रूप में प्रयोग हो रहा है। और हीटिंग एलिमेंट के लिए मेनली हम नाइक्रोम धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाइक्रोम धातु मिश्र धातु होती है जो निकिल प्लस क्रोमियम से मिलकर बनती है ना। इसको याद रखेंगे तो ऑप्शन आपका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइक्रोम। नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी आपका सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब जो है जो मेटल होती है, ठीक है, गुड कंडक्टिंग मटेरियल होती हैं, अच्छा चालक होता है, कंडक्टर सब होता है। ठीक है, और नाइक्रोम जो है हीटिंग एलिमेंट होता है। प्रश्न अगला है, विद्युत इस्त्री के भाग का नाम बताइए। यह आपका पार्ट दिखाया गया है विद्युत इस्त्री का, इसका भाग का नाम बताना है। तो पहला है शोल प्लेट, ठीक है, दूसरा दबाव प्रेस प्लेट, तीसरा अब्रक उचालक, चौथा एस्बेस्टर सीट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सोल प्लेट। इसका जो नाम है ये सोल प्लेट होता है। ठीक है, ये जो फिगर दिखाया गया है यह सोल प्लेट है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का क्या कार्य होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीरर मोटर इन माइक्रोवेव ओवन? पहला अंदर ठंडी हवा खींचता है, दूसरा ऊष्मा को समान रूप से फैलाता है, तीसरा गर्म हवा को बाहर निकलता है, चौथा है घूमता है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो घूमता है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को दर्शाता है। यह आपका वर्क होता है, स्टीयरर मोटर का कार्य होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, गीजर में यू बेंड का क्या उद्देश्य है जो एक्स को रूप में चिन्हित किया गया है? जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है इसका प्रयोग क्या होता है? ठीक है, पहला दिया है प्रिवेंट ड्रेविंग ऑफ वाटर, पानी की निकास को रोकता है। ठीक है, किसको रोकता है? पानी के निकास को रोकता है। ठीक है, दूसरा है स्केल के बनने से बच जाता है। तीसरा निर्गत पाइप के दबाव को कम करता है। चौथा है टैंक अंदर हवा के लाक को प्रतिबंधित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो एक्स वाला भाग है प्रिवेंट ड्रेनिंग ऑफ वाटर, पानी की निकासी को रोकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो एसी सिंगल फेज मिक्सर होता है, मिक्सर मशीन होता है, फूड मिक्सर होता है, उसमें प्राय यूनिवर्सल मोटर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर अपना जो एसी डीसी सीरीज मोटर की तरह होती है, जो एसी और डीसी दोनों को वर्क करती है। तो एक भी प्रश्न पूछ ले तो आप इजी से बता दीजिएगा कि कौन सी वो मोटर है जो दोनों एसी और डीसी दोनों पे वर्क करती है। तो वो यूनिवर्सल मोटर होती है। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पे वर्क करती है और ये फूड मिक्सर वगैरह में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है, यानी विच इज द
पॉसिबल फॉर मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द हीटर। दोस्तों 4 पोजीशन दिखाया गया है और हीटर के लिए मतलब पोजीशन दिखाया गया है आउटपुट हीटर के लिए मैक्सिमम आउटपुट इसमें होगा। तो आप देख सकते हैं पोजीशन 1 में यहाँ पे ये ब्रेक है सर्किट। पोजीशन आप 3 में देख सकते हैं यहाँ भी ये यहाँ से ब्रेक है, आगे नहीं जा रहा है। पोजीशन 3 में पोजीशन 4 में पोजीशन 4 में भी देख सकते हैं अलग अलग है, ये ब्रेक है। लेकिन पोजीशन आपका 2 जो है, पोजीशन 2 में दोनों क्या है एक दूसरे से सर्किट में फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम आउटपुट फ्लो हो रहा है, ठीक है, पोजीशन 2 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पोजीशन 2 स्थिति 2 जो होती है इसमें मैक्सिमम आउटपुट ऑफ हीटर में निर्गत हो रही है, ठीक है, इस वाले फिगर में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही फेमस सूत्र है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। जो हीट जनरेटेड होता है H बराबर I²RT होता है, ठीक है, H बराबर I²RT होता है। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीट जनरेटेड बराबर I²RT। बाकी ए में गलत दिया है, सी में गलत दिया है और आपका डी भी गलत दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, H बराबर I²RT जूल कैलोरी होता है, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है और न्यूमेरिकल है, 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। हीटर में 5 मिनट के लिए काम किया जाता है, ठीक है। तो आंसर सभी का किलो कैलोरी में दिया है, तो चलिए फिर निकाल लेते हैं। देखिए हम जानते हैं जो हीट जनरेटेड होता है H बराबर I²RT होता है, ठीक है, H बराबर I²RT। तो यहाँ पे T दे दिया है कितना, 5 मिनट, इसे सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, यानी 5 6 का 30, 300 सेकंड हो जाएगा। T हो गया, R हम निकाल लेंगे, R निकालेंगे, I निकालेंगे। तो फार्मूला जानते हैं P बराबर VI। तो यहाँ P दे दिया है 1000 वाट और V दे दिया है 240 वोल्ट। तो I का मान निकाल देंगे, I का मान तो 1000 बटा 240 जब कटेगा तो आएगा आपका 4.16, ठीक है। I का मान कितना आ जाएगा? 4.16। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, I का मान आ गया 4.16। अब देखिए R का मान निकाल लेते हैं। तो R का मान कैसे निकालेंगे? P बराबर होता है V²/R होता है, ठीक है, या R बराबर होता है V²/P हो जाएगा। तो V दे दिया है 240 गुणे 240 बटा के P 1000 दे दिया है, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जो है 24 में 24 का गुणा करके भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 57.69 आ जाएगा, 57.69 आ जाएगा। यानी R का मान कितना आ गया? 57.69 आ गया, ठीक है। जो R का मान है वह 57.69 आ गया। R का मान आप ओम के नियम से भी निकाल सकते हैं, V बराबर IR से भी। यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I। तो V दिया है 240 और I दे दिया है कितना, 4.16 जो निकाले हैं। अगर काटेंगे तो यहाँ भी R का मान आ जाएगा आपका 57.69 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मान उठा के फार्मूले में रख देते हैं। तो H बराबर I²RT, तो I का मान क्या है? 4.16 आया है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और R का मान कितना आया है? 57.69 आया है, ठीक है। गुणे सेकंड कितना आया था? टाइम का मान 300 सेकंड आया था। तो सभी का जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो दोस्तों आपका लगभग आ जाएगा कितना, 299,907.008 के लगभग आ जाएगा। ये सभी का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब देखिए जो आंसर आपका किलो कैलोरी में दिया है, तो हम जानते हैं 1 जूल बराबर
0.24 कैलोरी होता है। ठीक है, कैलोरी होता है, या 1 जूल बराबर 0.0002339 किलो कैलोरी हो जाएगा। किलो कैलोरी होता है। ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि इसमें जुड़ा हो जाएगा 1000 से, तो 1 जूल बराबर कितना किलो कैलोरी हो जाएगा। तो बस यही 1 जूल बराबर 0.000239 किलो कैलोरी को हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, जो H बराबर आपका आया है 299909008 गुणे हो जाएगा किलो कैलोरी का 0.000239। तो इतना में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो लगभग आपका 716 किलो कैलोरी आ जाएगा। ठीक है, किलो कैलोरी आ जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका सी में दिया गया है। ठीक है, इस तरह सोल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, 71.6 किलो कैलोरी आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार आप अपने से रिपीट करिएगा, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्या होता है, तो पहला है ऊष्मा को ठीक से विकसित करने में, दूसरा ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखें, यानी रिटेल द हीटिंग एलिमेंट फॉर्मली। ठीक है, तीसरा है पात्रों का को हीटर की प्लेट में मजबूती से रखें, चौथा हीटिंग अवयव को नुकसान से बचाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखें। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है। विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है दोस्तों, पहला दिया है एक संतुलन वजन के रूप में कार्य करना, दूसरा अवयव के एक कुचालक के रूप में कार्य करना, तीसरा केतली बेस को नुकसान से बचाए रखना, चौथा है अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कीप द एलिमेंट इन क्लोज कांटेक्ट विथ कंटेनर। ठीक है, जो आपका विद्युत केतली होता है, सोल प्लेट का जो उद्देश्य होता है वह होता है अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखना। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, माइक्रोवेव ओवन में युक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट में वोल्टेज क्या होता है। तो दोस्तों, जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट होता है उसमें प्रायः 3.2 वोल्ट जो है होता है AC। ठीक है, वोल्ट AC होता है, 3.2 वोल्ट AC होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3.2 वोल्ट AC होता है, किसमें, मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट में। अगला प्रश्न है, रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी आ जाता है। वर्न आउट ब्रशेस, फटा हुआ ब्रश हो जाता है, या आर्मेचर कुंडली खुली हो जाती है, या दोषपूर्ण कम्यूटेटर हो जाता है, या कुंडली क्षेत्र कुंडली आंशिक रूप से शॉर्ट हो जाती है। तो क्या होता है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो वर्न आउट ब्रशेस यानी फटा हुआ ब्रश हो जाता है। रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में जो खराब होता है वह फटा हुआ ब्रश हो जाता है, वार्म आउट ब्रशेस हो जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है, यानी व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ सिंगल पेज पंप मोटर इफ रन विथ स्लो स्पीड। दोषपूर्ण संधारित्र, खुली वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग में शॉर्ट, या रनिंग वाइंडिंग में लघुपत्ती शॉर्ट सर्किट। तो दोस्तों, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दोषपूर्ण संधारित्र, जो पंप मोटर होती है, दोष जो होता है दोषपूर्ण संधारित्र के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, उपकरणों के लिए AC आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है।
यानी उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पद मतलब न्यूट्रल पद का कार्य क्या है? पहला, धारा वापसी पद प्रदान करता है। दूसरा है वोल्टेज स्तर स्थिर प्रदान करता है। तीसरा, वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। चौथा है भार धारा को नियत रखता है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धारा वापसी पथ प्रदान करता है, यानी प्रोवाइड करंट रिटर्न पाथ, जो न्यूट्रल होता है रिटर्न करंट पाथ को प्रदान करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों जो माइक्रोवेव ओवन होता है, जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब होता है, उसका जो मेनली कार्य होता है दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करना। ठीक है, ऑसिलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी एक गलत है, दो गलत है, तीन गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो गीला चक्की होता है उसमें प्रायः कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर गीले चक्की में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सर्किट का नाम क्या है? ये सर्किट दिखाया गया है, देखिए फैन का ये सिंबल है, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो सर्किट दिखाया गया है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स पंखा नियामक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर को दिखाया गया है। ठीक है, ये जो फिगर है आपका फैन रेगुलेटर को दिखाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर होता क्या है? देखिए ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिड़ा मित्र। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझ लीजिए यह है कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिड़ा मित्र कहते हैं। ठीक है, और फिर आपसे प्रश्न दूसरा भी पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर कैसी डिवाइस होती है? तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर एक एस्थेटिक डिवाइस होती है। ठीक है, स्टैटिक्स यानी स्थैतिक डिवाइस होती है। इसमें ट्रांसफार्मर में कोई रोटेशन वाला पार्ट, घूमने वाला भाग नहीं होता है। यह स्थिर डिवाइस होती है, स्टैटिक युक्ति होती है, डिवाइस होती है जो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर होता है तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, बस फ्लक्स के द्वारा यह प्राइमरी ऊर्जा को सेकेंडरी ऊर्जा में स्थानांतरित करता है। ठीक है दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है वह वोल्टेज व करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। ठीक है, जब स्टेप अप हम करेंगे तो स्टेप अप में वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा, देन करंट का मान कम हो जाएगा। ठीक है, और जब स्टेप डाउन करेंगे तो उसमें वोल्टेज का मान कम हो जाएगा और करंट का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, इस बीच में जो पावर का मान रहता है, पावर का मान सेम रहता है। ठीक है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर हुआ तो P बराबर VI प्राइमरी में। ठीक है, प्राइमरी में P बराबर VI है। अब सेकेंडरी में भी P बराबर VI होना चाहिए, तो वहीं स्टेप अप स्टेप डाउन हो जाता है। जैसे P बराबर 20 वाट यहाँ है। ठीक है, तो V का मान क्या हो जाता है? 5 वोल्ट और I का मान 4 वोल्ट, तो 4 गुणे 5 20 हो गया। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में यही स्टेप अप जैसे करते हैं तो क्या कर देते हैं? V का मान 5 करेंगे और I का मान 4 कर देंगे, तो 5 चौके 20। इधर भी आपका पावर समान हो गया। अगर स्टेप डाउन करेंगे तो करंट का मान 5 कर देंगे, वोल्टेज का मान 4 कर देंगे, यानी स्टेप डाउन हो गया। स्टेप डाउन में क्या होता है? करंट का मान ज़्यादा होता है, वोल्टेज का मान कम होता है। ठीक है, तो करंट हमारा 5 हो गया, वोल्टेज 4 हो गया, फिर भी 5 चौके 20, ये पावर 20, यानी कि हर हाल में पावर का मान जो ट्रांसफार्मर में होता है समान होता है, सेम होता है। ठीक है, पावर का मान चेंज नहीं होता है। पावर और फ्रीक्वेंसी, जो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्रीक्वेंसी होगी वही सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो आप बताएंगे
कि सिर्फ वोल्टेज और करंट को हम चेंज करते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं, और पावर और फ्रीक्वेंसी और अपरेंट पावर ये सब समान रहता है। ठीक है, ये आप बताएंगे। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वह विद्युत रूप से नहीं जुड़ी होती है। ठीक है, यह भी प्रश्न आपसे पूछता है कि विद्युत रूप से जुड़ी होती है या नहीं होती है, तो आप बताएंगे कि विद्युत रूप से बिल्कुल नहीं जुड़ी होती है। हाँ, यह कैसे जुड़ी होती है? चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। ठीक है, मैग्नेटिक रूप से जुड़ी होती है। तो यह भी क्वेश्चन छपता है, इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है यह सिर्फ एसी पे वर्क करता है, डीसी पे वर्क नहीं करेगा। अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है? बाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, तो ये रहे कुछ ट्रांसफार्मर से इम्पोर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चन बोल सकते हैं। यह आपके एग्जाम में, आईटीआई के एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 218 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, उच्च आवृत्ति रहती है अनुप्रयोग के लिए, तो उस हम केस में फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, जहाँ भी उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग आता है तो उस केस में ट्रांसफार्मर का जो उपयोग करते हैं वो फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1, ठीक है, माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध होता है? ठीक है दोस्तों, जब आदर्श ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें हम जो लॉसेस होता है वह 0% लॉस होता है। ठीक है, बिल्कुल लॉस नहीं होता है। तो उस केस में जो हो जाएगा आपका E1 बराबर V1 और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? E1 बराबर V1 और E2 बराबर V2 हो जाएगा। प्राइमरी में भी E1 बराबर V1 और E2 बराबर V2 हो जाएगा। ठीक है, सेम हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जब आदर्श केस रहेगा तब E1 बराबर V1, E2 बराबर V2 और E1 बराबर V1, E2 बराबर V2 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है? ठीक है दोस्तों, जो कंजर्वेटर होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट यह कंजर्वेटर होता है। तो मेनली जो इसका वर्क होता है कंजर्वेटर का, वह क्या होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउ एक्सपेंशन ऑफ फायर लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन, यानी लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के लिए हानि का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है मेनली कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है ट्रांसफार्मर में। और बात करें जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वह आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न पूछा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि को निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया कॉपर, वाइंडिंग लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, ईडी करंट लॉस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसमें हम ताम्र हानि को निर्धारित करते हैं, ज्ञात करते हैं। और वही बात करें ओपन सर्किट टेस्ट होता है तो उसमें आयरन लॉस को हम ज्ञात करते हैं। दोस्तों, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसमें लो वोल्टेज साइड हम शॉर्ट करते हैं और हाई वोल्टेज HV साइड हम मेजर कर लेते हैं। वहीं जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है उसमें हाई वोल्टेज साइड को ओपन करते हैं और लो वोल्टेज साइड से मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो यह भी प्रश्न पूछता है कि कॉपर लॉस तो सही है लेकिन किसको शॉर्ट करते हैं? तो लो वोल्टेज को हम शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, वही बात करें ओपन, तो ओपन में हाई वोल्टेज साइड की तरफ ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के
प्रतिशत विनियमन की गणना करें। यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत जो वोल्टेज विनिमय होता है V नो लोड माइनस V फुल लोड बटा V फुल लोड गुणे 100 होता है, 100 होता है। तो मान रख देते हैं प्रतिशत वोल्टेज बराबर विनिमय मतलब रेगुलेशन बराबर V नो लोड दिया है कितना 240 दे दिया है। ठीक है, फुल लोड कितना है 220 है बटा 220 हो जाएगा फुल लोड। तो घटाएंगे ऊपर तो आपका 240 में से 220 जाएगा, 20 बच जाएगा और नीचे 220 है, शून्य शून्य से कट जाएगा, 1/11 हो जाएगा। ठीक है, 1/11 गुणे 100 हो जाएगा, है ना। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन बटे बराबर 100/11 आ गया। तो 11 नवा 99। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 9.09% आ जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है V नो लोड माइनस V फुल लोड बटा के V फुल लोड गुणे 100 होता है। तो इस पे आप कोई भी न्यूमेरिकल आएगा निकाल सकते हैं, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर में देखे होंगे जो आप पट्टी जो होती है उसका जो सॉफ्ट आयरन की पत्ती होती है उसको टुकड़े टुकड़े में हम यूज करते हैं, उसमें तह तह लगाते हैं। तो इसका मेनली जो काम होता है वह रिड्यूस ईडी करंट लॉस होता है, यानी भंवर धारा हानि को कम करना होता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों जो पत्ती जो होती है उस पर लेमिनेट करते हैं, उसका भी कारण होता है भंवर धारा हानि को कम करना। जो कोर को लेमिनेट करते हैं तो लेमिनेट मेनली होता है भंवर धारा यानी ईडी करंट को लॉस को कम करना होता है। वहीं जो एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है तो उसमें हम सिलिकॉन स्टील को मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है हिस्टैरिसीस लॉस दूर हो जाता है। तो प्रश्न में पूछा था कि ट्रांसफार्मर के टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, तो मेनली उद्देश्य क्या होता है, भंवर धारा हानि को कम करना होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ट्रांसफार्मर का शीतलन विधि क्या है। दोस्तों यह फिगर दिखाया गया है और आपका बता रहा है शीतलन विधि कौन सा होता है। वैसे बहुत तरह से शीतलन होते हैं, ट्रांसफार्मर को शीतलन का मतलब ठंडा करने के लिए। जब ट्रांसफार्मर 24 आवर चलता है तो हीट हो जाता है, उसकी वाइंडिंग हीट हो जाती है, तो उसको ठंडा करने की ज़रूरत होती है। तो अलग अलग प्रकार का हम ठंडा प्रयोग द्वारा करते हैं। ठीक है, तो यह जो फिगर में दिखाया गया है वह ऑयल नेचुरल कूलिंग दिखाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो फिगर में दिखाया गया है देख सकते हैं ऑयल यह इसमें भरा हुआ है टैंक में, तो यह ऑयल नेचुरल कूलिंग है, तेल प्राकृतिक ठंडा विधि है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कूलिंग मेथड होता है, कूलिंग मेथड 4 प्रकार से किया जाता है। जो पहला होता है वह प्राकृतिक रूप से शीतलीकरण ट्रांसफार्मर होता है, प्राकृतिक रूप से शीतलीकरण ट्रांसफार्मर होता है। जो दूसरा होता है तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर होता है, तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर होता है। जो तीसरा होता है जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, जल द्वारा होता है शीतलित ट्रांसफार्मर। और जो चौथा होता है वायु दाब द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर होता है, वायु दाब द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर होता है। जो 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है जो प्राकृतिक प्रकार का होता है, प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर जो होता है वह 5 केवीए तक शीतलित किया जाता है। 5 केवीए का मतलब 5 किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, इतना तक शीतलित किया जाता है। अब दूसरा बात करें जो तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर होता है, तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग जो होता है वह कितना तक होता है, उसे हम 2 MVA तक यूज करते हैं, मेगा वोल्ट एम्पियर तक यूज करते हैं। ठीक है, वहीं तीसरा बात करें जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, तो जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर के लिए हम 5 KVA तक प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों,
और जो वायु द्वारा एयर द्वारा जो शीतलित ट्रांसफार्मर होता है उसे ब्लोअर द्वारा हम ठंडा करते हैं, ठीक है। वह भी कम केवीए के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार 4 प्रकार का शीतलीकरण होता है जो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न अगला है दोस्तों, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम इफिशियंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। दोस्तों ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या होता है, मेनली जो कॉपर लॉस होता है बराबर आयरन लॉस होना चाहिए। कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होगा तो मैक्सिमम इफिशियंसी होगी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस जब हो जाएगा बराबर तो अधिकतम दक्षता प्राप्त होगी ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य होता है। तो जो शीर्ष फ्लो होता है दोस्तों, जो ग्लूकोज रिले होता है, जो इंटरनल फॉल्ट होता है उसको ब्रेक या सर्किट को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह मेनली 100 केवीए से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है ना। इसको याद रखेंगे। तो ग्लूकोज रिले के शीर्ष फ्लोट पर जो स्विच का कार्य होता है, मेनली उसका जो वर्क होता है वह एक्टिवेट द ओवरलोड कंडीशन में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अति भार की स्थिति में सक्रिय होता है जो स्विच होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। ठीक है, वर्तमान में जो हम ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं वह कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए, टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है। तो विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में कैसे कम किया जा सकता है। पहला, पतली कोर का उपयोग करना। दूसरा है लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करना। तीसरा, उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री उपयोग करना। चौथा है अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। अगर प्रदान करेंगे तो विभव ट्रांसफार्मर जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वह पढ़ने में त्रुटि को कम कर देता है, कम कर देगा। दोस्तों, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। और जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ना, इसको याद रखेंगे। और जो करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है हमेशा शॉर्ट सर्किट होती है, 5 एम्पीयर तक करंट होती है। और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वह वोल्टेज को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो करंट कॉइल होता है वह करंट को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो भी हाई वोल्टेज और हाई करंट को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, आप लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। दोस्तों, आप लोड टैप बदलने से पहले लोड को इसलिए काट दिया जाता है ताकि संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बच सकें, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। टू अवॉइड हैवी स्पार्किंग एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट, स्पार्किंग से बचने के लिए आप लोड टैप बदलने से ऑपरेशन से पहले लोड को काट दिया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है। ये भाग दिखाया गया है पावर ट्रांसफार्मर में, इस भाग का नाम क्या है। ब्रीदर है, टैप चेंजर है, एक्सप्लोजर बैंड है, ग्लूकोज रिले है। तो इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो दिखाया गया है वह ग्लूकोज रिले को दिखाया गया है, ठीक है। ग्लूकोज रिले क्या होता है दोस्तों, यह 100 केवीए से ऊपर के लिए ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है और इंटरनल फॉल्ट को यह एनालिसिस करके आंतरिक जो दोष होता है उसमें उत्पन्न होता है दोष, उसके लिए प्रिवेंट करता है, ठीक है। यह बाहरी दोष को प्रिवेंट नहीं करता है, ओनली जो ट्रांसफार्मर के अंदरूनी भाग में, आंतरिक भाग में दोष उत्पन्न होता है
उसको यह प्रिवेंट रक्षा करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक होती है? तो मेनली जो दोस्तों आवश्यक होती है, फेज सीक्वेंस मस्ट भी सेम होना चाहिए, यानी फेज सीक्वेंस कालानुक्रम बिल्कुल समान होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात फ्रीक्वेंसी भी आपकी समान होना चाहिए और फेज सीक्वेंस मस्ट भी सेम होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीकी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस तकनीकी निर्माण का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? यूज ऑफ लेमिनेटेड कोर बाई रिड्यूसिंग कोर थिकनेस, या तीसरा है बाई यूजिंग ग्रेन ओरिएंटेड कोर, चौथा है यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो तांबे के नुकसान को कम करने के लिए निर्माता कंपनी द्वारा जो चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, यानी यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट का होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? तो यह ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, इसका नाम जो है एयर कोर ट्रांसफार्मर है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह जो दिखाया गया है फिगर में, यह एयर कोर ट्रांसफार्मर को दिखाया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो इससे पहले भी बता चुके हैं कि उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विभव ट्रांसफार्मर का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होते हैं, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है इस ट्रांसफार्मर का। वहीं उच्च करंट को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो करंट ट्रांसफार्मर का, करंट ट्रांसफार्मर का। और शॉर्ट फॉर्म में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को पीटी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में करंट ट्रांसफार्मर को सीटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो पीटी होता है स्टेप डाउन होता है ट्रांसफार्मर, और जो सीटी होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों नमी जो होती है पावर ट्रांसफार्मर में वह कैसे नियंत्रित होती है? तो यूजिंग सिलिका जेल, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यूजिंग सिलिका जेल यानी सिलिका जेल का उपयोग करके। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो ब्रीदर में नमी जो सोखता है वह सिलिका जेल सोखता है। दोस्तों जो वेल कंडीशन होता है सिलिका जेल का, तो उस समय ब्लू रहता है, यानी जब लगता है नया लगता है तो उस कंडीशन में जो सिलिका जेल होता है वह ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है। जब यह मॉइस्चर को सोख लेता है तो वह कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है, यानी गुलाबी रंग का होता है। उसके बाद यह सफ़ेद रंग का हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न में याद रखेंगे आप लोग। किसी भी तरह से सिलिका जेल के बारे में आपको घुमाकर पूछ सकता है ना। तो अगर मॉइस्चर सोख लेगा तो कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछता ही रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट को क्या हम ज्ञात करने के लिए करते हैं? दोस्तों पहला ईडी हिस्टेरेसिस दिया है, दूसरा ईडी दिया है, कॉपर दिया, कोर दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो कोर लॉस होता है वह ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा ज्ञात करने के लिए किया जाता है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इससे पहले भी इस प्रश्न को हम डिस्कशन करा लिए हैं कि जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है उसके द्वारा हम कोर लॉस को ज्ञात करते हैं, और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं? कॉपर लॉस को ज्ञात करते हैं। कॉपर लॉस का जो सेकेंडरी वाइंडिंग जिसे हम शॉर्ट करते हैं एलवी होता है, लो वोल्टेज होता है, और ओपन सर्किट जो होता है उसका जो जिसको ओपन करते हैं वो एचवी होता है, हाई वोल्टेज साइड होता है। ठीक है, तो कोर लॉस राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कोर लॉस में दो प्रकार का लॉस होता है।
एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है और दूसरा ईडी करंट लॉस होता है ना। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को हम लेमिनेटेड करते हैं और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए कोर में सिलिकॉन स्टील मिला देते हैं। ये सब बात याद रखेंगे। प्रश्न अगला है, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर में तेल के क्रैकल टेस्ट होता है तो उसमें किसका निर्धारण होता है? तो उसमें मेनली हम नमी का निर्धारण करते हैं, मॉइस्चर देखते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो क्रैकल टेस्ट होता है उसमें हम मॉइस्चर को देखते हैं, नमी को देखते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। मेनली ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए हम कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर यह प्रश्न में नहीं रहे तो हम नर्म लोहा लगा देंगे, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह प्रश्न में दिया है तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CRGO भी बोलते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों बताना चाहेंगे जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में होती है ना, किलो वोल्ट एम्पियर में होती है, और बड़े ट्रांसफार्मर की, छोटे ट्रांसफार्मर के VA में भी होती है ना। और इसका जो इफिशियंसी होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, 95 से 98% होती है। ठीक है, इस इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं, है ना। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? ये ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? दोस्तों आप देख रहे होंगे एक कोर है, एक कोर में अपना 2 बाइंडिंग दिया गया है ना। तो एक को प्राइमरी मान लेंगे, दूसरे को सेकेंडरी, जैसा कि यहाँ दिया भी है, एक प्राइमरी है दूसरा सेकेंडरी। तो इसे हम क्या करते हैं? कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, तो संरचना के आधार पर बात करें तो ट्रांसफार्मर 3 प्रकार का होता है। पहला कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा सेल टाइप ट्रांसफार्मर, तीसरा जो होता है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है। तो ये जो आपका दिखाया गया फिगर में, यह कोर टाइप ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही बाइंडिंग होती है, उसमें से हम सेकेंडरी को निकाल लेते हैं। जो आधा बाइंडिंग, हाफ बाइंडिंग को टैप करके वह सेकेंडरी, यहीं से सेकेंडरी पॉइंट निकाल लेते हैं। तो एक ही बाइंडिंग ट्रांसफार्मर में होती है, किसमें? ऑटो ट्रांसफार्मर में। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी बाइंडिंग होती है, तो आप बताएंगे ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल बाइंडिंग होती है, एक बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का जो फिगर दिखाया गया है, इसका एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर का दिखाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोजन वेंट इन ए पावर ट्रांसफार्मर? तो मेनली इसका कार्य क्या होता है? एयर रिलीजिंग का, हीट रिलीजिंग का, प्रेशर रिलीजिंग का, या मॉइस्चर रिलीजिंग का? दोस्तों जो विस्फोट वेंट होता है, एक्सप्लोजन वेंट होता है, मेनली उसका कार्य होता है प्रेशर रिलीजिंग का। ठीक है, दबाव छोड़ना होता है। जब ट्रांसफार्मर हीट होता है तो उसमें प्रेशर जनरेट होता है, तो इस एक्सप्लोजन वेंट की मदद से प्रेशर बाहर निकलती है। ठीक है, तो मेनली इसका वर्क क्या होता है? प्रेशर रिलीजिंग का, यानी दबाव छोड़ने का होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोज रिले का कार्य क्या है? दोस्तों जो बुखोज रिले होता है, तो देखिए बुखोज रिले होता क्या है? ट्रांसफार्मर के अंदरूनी भाग के आंतरिक फॉल्ट को एनालिसिस करके सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो बेसिकली यह क्या होता है? प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन करता है किसको? ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग कंडीशन में प्रोटेक्शन करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, यानी अति भार और लघु परिपथ दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है कौन? बुखोज रिले।
दोस्तों जो ग्लूकोज रिले होता है वह मेनली 100 केवी से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न अगला है, क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? क्या कारण है? पहला दिया है टू ऑफर हाई इंडक्टेंस, उच्च प्रेरण देने के लिए, ठीक है। दूसरा है आवश्यक वोल्टेज अनुपात प्राप्त करने के लिए। तीसरा प्राथमिक को विनियमितता करने के लिए। चौथा है टू स्टेबल इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च प्रेरण देने के लिए। विभव ट्रांसफार्मर का जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है यानी प्राइमरी वाइंडिंग पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित की जाती है। इसका मेनली कारण क्या होता है? उच्च प्रेरण देने के लिए, टू ऑफर हाई इंडक्टेंस। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में, प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े होते हैं? पहला टू अवॉइड ओवरलोडिंग, टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज। तीसरा है टू रिड्यूस ट्रांसफार्मर लॉस। चौथा है टू इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 कला तार 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए क्या होता है? वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में, प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में संयोजित जुड़े होते हैं। दोस्तों जो स्टार होता है तो इसमें देखते होंगे 3 RYB 3 फेज हो जाते हैं और एक न्यूट्रल निकलता है जो मेनली 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन, इजी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ होता है। दोस्तों अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ इसे मतलब क्यों बोलते हैं? देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है? सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होता है, लेकिन फ्लक्स के थ्रू यह सेकेंडरी में चला जाता है। जो सेकेंडरी को जो फ्लक्स इंड्यूस होता है इसी को हम म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में कौन सा उत्पन्न होता है ईएमएफ, तो आप बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस होता है, ठीक है, सेल्फ इंड्यूस। सेकेंडरी में होता है म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ होता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान यानी कॉपर लॉस को निर्धारित कैसे करते हैं? दोस्तों पार्ट 1 में बता चुके हैं अच्छे से। जो कॉपर लॉस होता है वह जो होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा होता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा कॉपर लॉस को ज्ञात किया जाता है। और जो कोर लॉस होता है वह ओपन सर्किट टेस्ट है, खुला परिपथ परीक्षण टेस्ट है, उसके द्वारा कोर लॉस को ज्ञात किया जाता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसे आप जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। यह 2 प्रश्न जरूर आपके 2024 में आईटीआई के एग्जाम में देखने को मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? नियत हानि को कम करने के लिए, विद्युत व्यतिकरण को कम करने के लिए, ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए या रिसीविंग की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेस। यानी फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में जो किया जाता है टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेस, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा होता है? तो पिक जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें स्टेप्ड कोर जो अरेंजमेंट होता है क्या फायदा होता है? तांबे के उपयोग को कम करता है,
या हिस्टैरिसीस हानि को कम करता है, या भंवर धारा हानि को कम करता है, या कोर के लिए जगह कम देता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मिनिमाइज कॉपर यूज, यानी कॉपर के उपयोग को कम करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अगला है, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। जो दोस्तों, जो सिलिका जेल होता है, जब वेल कंडीशन होता है, जब लगाया जाता है, तो उस समय इसका कलर ब्लू यानी नीला होता है। जब यह नमी को सोख लेता है तब गुलाबी हो जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप पूरा देखा करिए। वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तब आप ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस हो पाएंगे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो जो भी देखिए उसको कंप्लीट देखिए, पूरा वॉच करिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर, जैसा कि एक ही वाइंडिंग पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का, तो इसका नुकसान क्या है? तो मोर लॉसेस, अधिक हानियाँ होती है, वजन में भारी होता है, या खराब वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ठीक है, या फिर द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह इसका हानि है। तो अलग नहीं करने का हानि क्या है कि कभी शॉर्ट सर्किट होगा तो पूरा वाइंडिंग जल जाएगा और विस्फोटक के रूप में भी जल सकता है। ठीक है, तो इसका हानि यही है कि द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, पार्ट 1 में शीतलन जो कूलिंग है, ट्रांसफार्मर का कूलिंग है, इसके बारे में हम बता दिए हैं, है ना। तो एयर नेचुरल कूलिंग कौन सा प्रयोग होता है? ऑयल नेचुरल एयर ब्लास्ट, या ऑयल फोर्स एयर फोर्स, या ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वितरण ट्रांसफार्मर में जो शीतलन विधि का उपयोग होता है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल होता है, यानी तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। प्रश्न अगला है, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या होती है? तो दोस्तों, मेनली जो ट्रांसफार्मर कोर में जो स्टील होती है और सिलिकॉन स्टील की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार। देखिए, स्टील जो होता है वो 93% होता है। वहीं बात करें जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का परसेंटेज 7% होता है। तो सिलिकॉन क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस को हमें कम करना है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, और ये जो स्टील के कोर पे जो हम लेमिनेट करते हैं उससे हम इसको कम करते हैं, ईडी करंट लॉस को कम करते हैं। ठीक है, तो मेनली इसका रेशियो क्या होता है? तो स्टील 93 होता है और सिलिकॉन 7% होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न अगला है दोस्तों, बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है टैप चेंजिंग का? तो मेनली जो टैप चेंजिंग होता है दोस्तों वह सेकेंडरी साइड में किया जाता है। ठीक है, और मेन उसका वर्क होता है चेंज वोल्टेज रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।